Assalamualaikum फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। फ्रेंड्स, हम नावल का नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। वैसे अब वो ड्योल के साथ ही रहेगी या उसे छोड़कर चली जाएगी। शार्फ को जब से पता चला था कि रूह सब कुछ जान चुकी है, वो परेशान था। न जाने रूह क्या फ़ैसला करे। अब वो हिजर से पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है ड्योल ऐसे फ़ैसले का हक उसे वो फ़ैसले का हक देगा? हिजर उसकी तरफ देखकर पूछने लगा, किसी गलत फहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है शार्फ। ड्योल उसे कहीं नहीं जाने देगा, वो इसे अपने साथ ही रखेगा। बस दुआ करो कि रूह इस हकीकत को कबूल कर ले, क्योंकि रहना तो अब उसे ड्योल के साथ ही है। तुम मासूमा को इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहता मैं कि ये बात बाहर निकले, हिजर ने कहा। तो शार्फ को एक बार फिर गुस्सा आया। आखिर वो हर बात में मासूमा को शामिल क्यों करता था? देखो हिजर, मासूमा किसी की कोई खबरी नहीं है जो खबर बाहर ले जाएगी, शार्फ ने गुस्से से कहा। लेकिन इस वक्त उसका लड़ने का कोई मूड ना था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ शार्फ, लेकिन मैंने खुद उसे इंस्पेक्टर से बात करते हुए सुना है। वो उसे हमारी खबरें देती है। तुम गारंटी ले लो, वो भी विक्रम के बारे में भी सब जानता था। और ऐसे सब कुछ बताने वाली और इसे सब कुछ बताने वाली मासूमा ही है। तुम यकीन करो या ना करो, मैंने ड्योल को उस बारे में बताया था, लेकिन उसने कहा कि हमें ये सारी बातें पहले तुम्हें बतानी चाहिए ताकि तुम्हें बाद में बुरा ना लगे, वरना तुम जानते हो ड्योल के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। वो इसका कंधा थपथपा कर बाहर जाने लगा। मैं साबित करूँगा हिजर के मासूमा इस सब में मुलव्विस नहीं है। फिर तुम्हें सबके सामने उससे माफ़ी मांगनी होगी, गुस्से से बोला। अफसोस तुम्हें हम पर यकीन नहीं है शार्फ, मोहब्बत अंधी होती है। वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। उसकी अचानक आंख खुल गई। फिर से वही मंजर आंखों के सामने था जो उसने अभी अपनी आंखों के पार देखा था। ज़मीन पर तड़पता हुआ आदमी, उसके करीब खड़ा जालिम दरिंदा जो पल में उसकी ज़िंदगी छीन गया। वो एक बार फिर निडाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। मैं नहीं रह सकती ऐसे लोगों के बीच। ये सब लोग कातिल हैं। मुझे मेरे घर वापस जाना है। मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके? सारम से भी मैं रब्ता नहीं कर सकती, बस वही मेरी मदद कर सकता है। काश मैं पहले उसकी बातों पर यकीन कर लेती। मैं सारम से रब्ता कैसे करूं? वो बेबसी से सोचने लगी। फिर दिमाग में एक ख्याल आया। कल रात यारम ने उससे कहा था कि वो फातिमा बीबी से उसकी बात करवाएगा। अगर वो फातिमा बीबी से बात करके सारम का नंबर उन्हें देकर सारी बात सारम तक पहुंचा दे तो हाँ, ये हो सकता है, मगर उसके लिए यारम से बात करनी होगी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। यारम का धक्का एक बार फिर से यारम का धोखा उसे एक बार फिर से याद आने लगा। वो शख्स इसके सामने क्या था और इसके पीछे क्या? वो यही सोचती उठकर बाहर आई, जहाँ यारम कुछ लोगों के साथ खड़ा था। न जाने ये अनजान लोग कौन थे। वो सोचते हुए उनकी तरफ आई। आओ बेबी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो इसके करीब आकर पूछने लगा। रूह जो अब कुछ भी ना बोली इसके सामने। यारम भी इसकी इस नज़रअंदाजी को नज़रअंदाज कर गया। आओ तो मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। उसने उन लोगों की तरफ इशारा किया जहाँ एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल ज़रूर होगी, शक्ल से तो अंग्रेज़ लग रही थी, जबकि साथ 30 साल की लड़की थी जिसने अबाया पहन रखा था। उनके पीछे दो आदमी खड़े थे जो यकीनन यारम के हम उम्र होंगे। ये मेरी हैं। इसने औरत की तरफ इशारा किया। आज से खाना ये बनाएंगी और ये शिफा घर के काम काज करेगी। ये आसिफ है वॉचमैन, और रफ़ीक घर से बाहर कोई भी काम हो तो ये करेगा। आज से तुम अपनी सेहत पर ध्यान दोगी, बहुत बीमार रहने लगी हो। आज से मैं और तुम बस एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वो मुस्कुराकर उसका हाथ अपने लबों तक लेकर गया। इन लोगों के होते हुए इस घर में आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। दिन में ये सब तुम्हारे साथ होंगे और रात में मैं। अब मैं तुम्हारी जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप सबको मैंने आपके काम समझा दिए हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम है मेरी बीवी का ख्याल रखना, और इस काम में मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वो इन सबको जाने का बोल कर रूह की तरफ पलटा। तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारी मेडिसिन देता हूँ। वो बिल्कुल नॉर्मल ही बात कर रहा था। रूह भी अपने आप को नॉर्मल ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी।
वो मुझे फ़ातिमा बीवी से बात करनी है, रूह ने हिम्मत बांध कर कहा। यारम ने एक भरपूर नज़र उसकी तरफ देखा। रूह प्लीज़ प्लानिंग मत करो यार, मैंने कहा ना सब कुछ भूल जाओ। तुम यहाँ से निकल नहीं सकती और ना ही किसी से बात कर सकती हो। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मैं तुम्हारी फ़ातिमा बीवी से खुद बात करवाऊँगा। और अपने बिचकाना जहन पर ज़्यादा ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गेम्स बहुत खेल चुका हूँ मैं। चलो नाश्ता करो। वो उसकी प्लानिंग पर पानी फेरता उसे अपने साथ लेकर जाने लगा, जबकि रूह को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके दिमाग तक इतनी आसानी से कैसे पहुंचा। ये लोग जो यारम ने उसके लिए काम पर रखे थे, वो काम कम और उसकी जासूसी ज़्यादा कर रहे थे। मेरी मेरी ने खाना लाकर उसके सामने रखा, जिसे उसने खाने से इनकार कर दिया। सुबह तो यारम के डर से उसने नाश्ता किया था और यारम के अलावा इस पर कोई अपनी नहीं चला सकता था, इसलिए उसने साफ साफ खाने से मना कर दिया। उन लोगों के साथ उसका रवैया भी ऐसा था कि एक बात के बाद वो दूसरी बात नहीं करते। मैम प्लीज़ खाना खा लीजिए वरना हमें सर को कॉल करके बताना होगा। शिफा जो कब से उसके नखरे बर्दाश्त कर रही थी, उसके पास आकर बोली, जिसको मर्ज़ी बताओ, मैं तुम्हारे सर से डरती नहीं हूँ। वो पता नहीं क्यों इतनी ऊंची आवाज़ में बोली थी। शायद वो इस पर जाहिर करना चाहती थी कि वो यारम से नहीं डरती, या शायद वो अपना डर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी यही चाहता हूँ बेबी कि तुम मुझसे बिल्कुल भी ना डरो। वो कब से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और रूह को पता भी ना चला, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर दिल इतने ज़ोर से धड़का था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। उसने पलट कर देखने की गलती ना की। मुझे लगा ही था कि तुम उन लोगों की बात मान के खाना कभी नहीं खाओगी, इसलिए तो स्पेशली तुम्हारे लिए घर वापस आया हूँ। चलो खाना खा लो। उसका कपकपाता हाथ पकड़कर यारम बेख्तियार मुस्कुराया था। फिर ना चाहते हुए रूह बिना कुछ बोले खाना खाने लगी। इस बार जब यारम ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश की, जिस पर रूह ने बाकायदा यारम को अपने हाथ दिखाए थे, लेकिन ज़बान से ये नहीं कहा कि मेरे हाथ टूटे नहीं हैं। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि इस ड्रामे में फिर आगे क्या हुआ। उसकी बर्थडे वाली रात वो यारम को किसी ड्रामे की कहानी सुना रही थी और फिर कहा था आगे जब आएगी किस्त बताऊंगी। यारम को ना तो इस कहानी में इंटरेस्ट था और ना ही ड्रामे में, मगर कहानी सुनाते हुए रूह इतनी क्यूट शक्लें बनाती थी कि यारम को वो कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता। रूह इससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। यारम कब से उसके करीब बैठा उसे किसी न किसी बात पर बोलने पर मजबूर कर रहा था, मगर नाकाम रहा। बेबी कब तक चलेगा ये सब कुछ? मैंने कहा ना मैं गलत नहीं हूँ, तुम एक बार मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? रूह उन लोगों में कोई भी मासूम नहीं था। मैंने किसी मासूम की जान नहीं ली, बल्कि कितने ही मासूमों को दरिंदगी का निशाना बनाया था उन लोगों ने। मैंने उन्हें दुनिया से हटाकर नेक काम किया है। ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। यारम ने देखा जाने कब से उसके पास बैठी वो रो रही थी। रोने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर बहादुर बन के चलना पड़ता है। कमज़ोर लोगों की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मैं जब यहाँ आया था बहुत कमज़ोर था, इतना कमज़ोर कि लोगों से बात करते हुए भी खौफ आता था। मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत अपने बाप से थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रूह ने बेइख्तियार उसकी तरफ देखा। मतलब सारम सच कह रहा था, वो अपने बाप का कातिल है। जानती हो रूह, मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए मेरे बाप के कत्ल का इल्ज़ाम खुद पर ले लिया। मैंने नहीं फंसाया था उसे। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए ना जाने ज़िंदगी कितने साल जेल में काटे। वो मुझे नेक इंसान बनाना चाहती थी, एक अच्छा काबिल इंसान। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रूह, वो कहती है जिस दिन मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा वो मुझे मुस्कुराकर गले लगा लेगी। वो भी तुम्हारी तरह है, बहुत ज़िद्दी, लेकिन तुम्हारी तरह वो भी ये नहीं समझती कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। उसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से दूर जाने दिया, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूँगा। वो तो मुझे छोड़कर चली गई रूह, लेकिन तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। तुम्हें मेरे पास रहना होगा। तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तो फिर क्यों अपना वादा तोड़ना चाहती हो रूह? तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ। जो भी हुआ, जो कुछ भी तुमने देखा, हर एक बात और हर एक चीज़ को भूल जाओ तुम। अगर भूल नहीं सकती तो समझो। अ, वैसे भी तो औरतें कितनी बातों में समझौता करती हैं। तुम समझौता कर लो, तुम भी कर लो। अरे इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारों को भूल जाता है, तुम सिर्फ एक बात नहीं भूल सकती। भूल जाओ रूह, और ये रोना धोना बंद करो। यहाँ कमज़ोर लोगों की औकात नहीं है, यहाँ सिर्फ ताकतवर लोगों की चलती है। वो इसके करीब बैठा उसे समझाने लगा, जबकि रूह मुसलसल रो रही थी। फिर जैसे थक कर उसे देखते हुए बोली,
डर नहीं लगता, तरस नहीं आता, इंसानियत नहीं जागती आपकी जब किसी को इस तरह से बेदर्दी से मारते हैं आप? रूह ने रोते हुए पूछा, आखिर आप इंसान ही नहीं हैं, ना इंसानियत नहीं है आप में, रहम, तरस, हमदर्दी, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है आप में? रूह चिल्ला चिल्ला के थक चुकी थी, जबकि यारम उसके सामने पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ उसे सुन रहा था। बस इतना ही, या और भी कुछ बोलना चाहती हो? यारम के कहने पर उसने सर झटका। फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। वो इसकी बात का मजाक बना रहा था। हम हर रोज़ डिस्कवरी चैनल देखते हैं जिसमें एक शेर एक बकरी का पीछा कर रहा होता है। उसे देखकर हर इंसान दुआ मांगता है कि वो बकरी किसी न किसी तरह से बच जाए, जबकि वो शेर हर मुमकिन तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसका मकसद बकरी की जान लेना नहीं बल्कि अपनी भूख मिटाना होता है। मगर वो इंसान नहीं होता ना, इसलिए समझ नहीं सकता। उसके अंदर इंसानियत नहीं जागती और वो बकरी को शिकार करने की कोशिश में लगा रहता है। और शेर की इस कोशिश के साथ हम सब लोग ये दुआ मांग रहे होते हैं कि वो बकरी बच जाए, वो उस शेर का शिकार ना बने। फिर बकरी के बचते ही हम लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। और फिर हम भी एक बकरी को ज़बह करके एक बिरयानी खाते हैं। तब हमारे इंसानियत कहीं नहीं जागती। हमें ना इस बकरी पर रहम आता है और ना ही उससे हमदर्दी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ मामला पेट का है। तुम्हें पता है, डिस्कवरी पे इस बकरी को शिकार होते देखकर भी असल में हमें उस बकरी पर तरस नहीं आता, बल्कि हम उस शेर से नफरत करते हैं, क्योंकि हम उस शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए इस तरह तरस, हमदर्दी और रहम की तकरीरें करते हैं। यारम ने जतलाते हुए कहा, इंसान है ना, इंसानियत की बातें तो करेंगे ही। यारम के डिंपल नुमाया हुए। शेर हो या इंसान, अपनी भूख मिटाते वक्त तरस नहीं खाता, वो मुस्कुराते हुए बोला। रूह सर झटक कर मुंह मोड़ गई। तो क्या किसी की जान लेकर आप अपनी भूख मिटाते हैं? क्या सारम की बात सच है कि आप दरिंदे हैं, किसी का खून देखकर आपको सुकून मिलता है? वो रोते हुए बोली, मुझे अच्छे लोगों से हमदर्दी होती है, रूह किसी के साथ बुरा होते देखकर मेरी इंसानियत जागती है। हाँ, मेरी इंसानियत जागने का अंदाज़ थोड़ा अलग है, यकीन करो रूह, मेरे अंदर दिखावे की इंसानियत नहीं है। इस दुनिया से बुराई मिटाकर मेरा दरिंदा सुकून में रहता है। और वो सारम जो कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड को उखाड़ देगा सिर्फ दिखावे के लिए, उसे सिर्फ मेडल चाहिए, अपनी यूनिफॉर्म पर सितारों के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो ये सब कुछ प्रमोशन के लिए करता है, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है, मैं इंसानियत के लिए करता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करता रूह। और ये काम मैं छोड़ नहीं सकता, किसी के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं। तुम्हें मुझे इस तरह से कबूल करना होगा। वो इससे उदास नहीं करना चाहता था, वो तो बस उसकी मुस्कुराहट वापस लाना चाहता था, लेकिन शायद वो इसकी बातों को समझने के लिए तैयार ना थी। उसकी नज़रों में यारम कातिल था। रूह प्लीज़ मेरी तरफ से यूँ नफ़रत से नज़र ना फेरो, मैं जी नहीं पाऊँगा। आई लव यू। हाय, मेरी तरफ देखो। यारम ने बहुत ही मोहब्बत से कहा, मगर अब मैं नहीं करती। वो चिल्लाई थी और भागकर अंदर चली गई। लेकिन तुम्हें करनी होगी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी रूह, वो पागलों की तरह कहता शीशे के मेज़ पर हाथ मारता उसके कई टुकड़े कर चुका था। रूह को सारी रात एक सेकंड भी नींद ना आई। एक अजीब सा डर उसे घेरे हुए था। यारम ने कहा था कि वो अपनी कमज़ोरी को ख़त्म करने में वक्त नहीं लगाएगा, और रूह यारम की कमज़ोरी है, यानी वो इसे भी मार सकता है। और वो हर थोड़ी देर के बाद उठती, यारम को देखती जो शायद गहरी नींद सो रहा था। उसे इस कमरे में घिन होने लगी थी। वो एक कातिल के साथ उसकी बीवी बन के रह कैसे सकती थी? उसे किसी भी हालत में सारम तक पहुंचना था। इसलिए एक बार यारम के करीब से उठने की कोशिश की। जब यारम ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो तुम? रोह, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फ़ौरन उसे उठता देखकर वो बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने यारम के हाथ अपने चेहरे से झटके। यारम ने बेयकीनी से अपने हाथ को देखा। रूह को अंदाज़ा हो गया था कि यारम को इसकी यह हरकत बुरी लगी है। वो, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। उसने उसके गुस्से को देखकर सफाई पेश की। यारम हाँ में गर्दन हिलाता उसके साथ उठा। चलो आओ बाहर, थोड़ी देर ठंडी हवा लो, बेहतर महसूस करोगी। यारम ने उसे उठाते हुए कहा, नहीं आप आराम करें, मैं चली जाऊंगी। वो थोड़ी देर यारम से दूर जाने के लिए तो बाहर जा रही थी, अब वहाँ भी यारम उसके साथ आना चाह रहा था। आराम गया भाड़ में, इस वक्त मेरी रूह को मेरी ज़रूरत है। यारम ने इसका गाल चूमना चाहा जब रूह पीछे हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे के रूह के बाल यारम की मुट्ठी में थे। रूह दर्द स्याह कर रह गई। मैंने कहा था ना, ये गलती दोबारा मत करना। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, कहा ना भूल जाओ, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो रूह।
मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने तरीके से तुम्हें समझाऊं। वो इसके बाल छोड़कर मोहब्बत से बोला, रूह समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम भी मर गई तो मेरा क्या होगा? वो इसकी गर्दन पे हाथ फेरता आहिस्ता आहिस्ता सहला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जानवर की गर्दन काटने से पहले उसे सहलाया जाता है। मुझे सोना है, वो बमुश्किल बोल पाई क्योंकि यारम का हाथ अब भी उसकी गर्दन पर था। जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे बीमार नहीं देख सकता। वो इसे छोड़कर दोबारा बेड पे आ लेटा। अब रूह में इतनी हिम्मत ना थी कि बाहर जाती। यारम, वो दूसरी तरफ करवट लेते हुए था जब रूह ने उसे पुकारा। हाँ बोलो। वो इसकी तरफ करवट लेकर बोला, सोनू मर गया क्या? वो मिनमनाई थी। मुझे पहुंचने में देर हो गई थी रूह, और उस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आ रहा था। यारम अभी बोल रहा था कि रूह दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। आपकी वजह से हुआ है सब कुछ, आपकी वजह से सोनू मर गया, मैं आपको कभी माफ़। वो सू सू करती रो रही थी जब यारम ने उसका हाथ खींचकर अपने करीब किया। यारम के गले लग कर फूट फूट कर रो दी। यारम ने भी उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह जानता था ये आंसू सिर्फ सोनू के लिए नहीं है बल्कि उस तकलीफ़ के भी हैं जो यारम की वजह से उसे मिली है। यारम की बाहों में रोते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह अज़ान के वक्त उसकी आंख खुली। नमाज अदा करके वो दुआ में न जाने कितनी देर रोती रही। मुझे सही रास्ता दिखा या अल्लाह, मेरे लिए बेहतरी कर, मैं और आजमाइश नहीं सह सकती, मुझे सब्र दे। वो लाख गलत सही, लाख गुनहगार सही, या अल्लाह मैं यारम को खोना नहीं चाहती। या अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखा, उसे सही कर दे। वो न जाने कितनी देर अपने रब से दुआ करती रही। नमाज अदा करके वो काफ़ी पुरसुकून हो चुकी थी। वो वापस बेड पे आई जहाँ यारम पुरसकून नींद सो रहा था। उसने चारों कुल पढ़ के यारम पे फूंके। वो इससे गुस्सा थी, इससे बात नहीं करना चाहती थी, उसके करीब नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उससे नफ़रत नहीं करती थी। वो कैसे एक ऐसे इंसान से नफ़रत कर सकती थी जिसने उसे मोहब्बत का मतलब समझाया था? वो एक बार फिर से बेड पर लेट गई और यारम को देखने लगी। वो सोते हुए कितना प्यारा लगता था। 2 दिन पहले तो वो उसे जागते हुए भी बहुत प्यारा लगता था। ऐसे उसे देखते-देखते ना जाने कब रूह की फिर से आँख लगी। मेरी जान, अब तुम उठ जाओ, कब से जगा रहा हूँ तुम्हें, उठ जाओ यार, मुझे काम पे जाना है। उसके बालों में उँगलियाँ चलाते हुए बोला। रूह ने ज़रा सी आँखें खोल कर देखा। नींद ख़राब कर दी मैंने, तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूँ? जब तक तुम मुझे प्यार से नहीं भेजोगी मैं कैसे जाऊँगा काम पर? उसे जगाने की वो कोशिश कर रहा था जबकि रूह सोती जागती कैफियत में उसे देख रही थी। फिर अचानक उठकर बैठ गई। तुम्हारी नींदें किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक नाश्ता लगाता हूँ। आज तुम्हारे कोर्स का आखिरी दिन है, बस आज आखिरी दिन, तुम ये मेडिसिन खाओ फिर तुम आज़ाद। मुझे पता है तुम्हें ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, सेहत का ख्याल तो रखना पड़ेगा। जल्दी से बाहर आओ। उसका गाल चूमता उठकर बाहर चला गया। वो कितनी ही देर दरवाजे को घूरती रही। उसने सारम तक पहुंचना था, कैसे भी वो यारम को शक होने दिए बगैर। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो यारम नाश्ता लगा चुका था। अब तक नाराज़ हो मुझसे? नाश्ते के दौरान यारम ने पूछा। वो जवाब में कुछ भी नहीं बोली। नाश्ते से फारिग होकर उसने खुद ही अपनी मेडिसिन ले ली। जाते वक्त न जाने यारम कितनी देर उसे पुकारता रहा। जानती थी कि वो इसे क्यों पुकार रहा है, लेकिन वो बाहर न गई बल्कि दूसरे कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यारम कब गया उसे पता न चला। यारम काम पर आया और सबसे पहले उसने फुरकान को कीमती से कीमती तोहफ़ा भेजने को कहा। अब फुरकान उसका साथी था। फुरकान अगर वक्त पर यह खबर ना देता कि विक्रम दादा कहाँ है और रूह को उसने कहाँ रखा है, शायद वो टाइम पर उसके पास ना पहुंच पाता। फुरकान ने विक्रम के साथ गद्दारी करके यारम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। क्योंकि फुरकान समझ चुका था कि यारम विक्रम से ऊपर है, इसलिए उसने वक्त पर पार्टी बदल दी। लेकिन यारम की नज़रों में उसकी कोई अहमियत ना थी, क्योंकि उसका मानना था जो कुत्ता अपने मालिक का नहीं हो सकता वो किसी और के साथ वफादारी क्या करेगा। लेकिन यहाँ मामला रूह का था, इसलिए उसने फुरकान को कोई एहसान नहीं रखा था। उसके ऑर्डर के मुताबिक हिजर ने गर्दन हाँ में हिलाई और बाहर निकल आया। उसके जाते ही शार्फ ने यहाँ आया। ड्योल, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर चला जाऊँ रूह से मिलने के लिए? उसने आकर यारम से पूछा। वो मुझसे नहीं मिलती, तुमसे क्या मिलेगी? यारम ने मुस्कुराकर कहा। डोंट वरी, अगर बात मुझ पर आई तो सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा दूंगा। मैं उससे कहूँगा मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जो भी करवाया है तुम्हारे शोहर ने करवाया है। मैं तो मासूम सा बच्चा था जिसको तुम लोगों ने इन कामों पर लगा दिया, और फिर ना जाने क्या क्या उसे उल्टे सीधे काम करवाएं। वो मासूमियत के सब रिकॉर्ड तोड़ने वाले अंदाज में बोला। अगर वो रूह के सामने इस तरह से कहता तो यकीनन रूह इस पर यकीन कर लेती। वाह, काश मेरी भी शक्ल तुम्हारी तरह मासूम होती। ऐसी मासूम सी शक्ल बना के मैं भी कह देता कि मैंने कुछ नहीं किया और किसी ने
इल्ज़ाम लगा दिया है मुझ पर, लेकिन अफसोस, जाओ जाकर ट्राई कर लो, हो सकता है तुमसे बात ही कर ले और इसके सामने मेरे खिलाफ़ कोई भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अब शार्फ का क्या भरोसा अपने किए पर अमल करके ये सब कुछ जो उसने अपने बचाव के लिए सोचा कह ही ना दे। डोंट वरी, वो मुस्कुराकर बाहर निकल गया। इजाज़त दी, जोल सर ने। मासूमा कब से बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। हाँ, इजाज़त तो उसने देनी ही थी, चलो चलते हैं, शार्फ ने कहा तो वो साथ चल दी। शार्फ के काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रूह बाहर नहीं निकली थी। शार्फ को यह बात बुरी लगी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अपने भाई को एक कत्ल के रूप में देखना इतना आसान नहीं है। वो इसके सामने आकर बैठ गई, बिना कुछ बोले। न जाने कितनी देर उसे देखती रही। उसकी नज़रों ने शार्फ को शर्मिंदा किया था। अगर मासूमा उसकी इतनी मिन्नत ना करती तो वो कभी यहाँ ना आता, लेकिन मासूमा का कहना था कि हमें इस सिचुएशन में उसका साथ देना चाहिए जिसकी वजह से शार्फ यहाँ आया था। शार्फ बिना कुछ बोले काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। हमेशा उसके पास न जाने कितनी बातें होती थी रूह से करने के लिए, लेकिन आज उसके पास कोई बात न थी। थोड़ी देर में वो उठ गया। चलो मासूमा, वापस चलते हैं, उसने मासूम को मुखातिब किया। रूह ने भी उसे रोकने के लिए ना कहा। तुम चलो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। रूह, वॉशरूम कहाँ है? मासूमा ने पूछा। तुम्हारी रूम में जाऊँगी, ये सर्वेंटर में यही वॉशरूम रूम यूज़ करते होंगे, मासूमा ने कहा। तो रूह ने उसे अपने बेडरूम का रास्ता दिखाया और ख़ुद भी उसके पीछे आई, जो कब से उसकी आंखों ही आंखों में इशारा कर रही थी। उसने कमरे में कदम रखा तो मासूमा ने फ़ौरन कमरा बंद कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? रूह ने इसके इस तरह से दरवाज़ा बंद करने पर घबरा कर पूछा। रूह, ये मोबाइल रखो, इस पर सारम का नंबर सेव है, प्लीज़ सबसे नज़र बचाकर उससे बात कर लो, वो तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता है, और प्लीज़ मेरा नाम कहीं भी ना आए। मासूमा मिन्नतें करके कमरे से बाहर निकल गई, जबकि रूह बेयकीनी से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ी थी। दिमाग में बस एक बात थी, तो क्या मासूमा सारम का साथ दे रही है? उसने सोचते हुए मोबाइल को देखा, फिर जल्दी से मोबाइल कमरे में छुपा कर बाहर निकल आई ताकि किसी को शक न हो, क्योंकि ये बात तो वह समझ चुकी थी कि ये सारे नौकर कोई आम लोग नहीं बल्कि यारम के जासूस हैं जो इस पर नज़र रखे हुए हैं और इसके पल पल के खबर यारम तक पहुंचाते हैं। वो काफ़ी देर बाहर ही रही और लोगों को देखते रही, आखिर वो किस तरह से उस पर नज़र रखे हुए थे। शिफा थोड़ी देर के बाद किसी को फ़ोन करती, जबकि मेरी बार बार उसे मुस्कुराकर देखती। वो दोनों आदमी बाहर ही थे, शायद उन्हें अंदर आने की इजाज़त ना थी, इसलिए तो उन्हें इतने दिनों से उसने उन लोगों को नहीं देखा। रूह को आज मौका मिला था यह घर ठीक से देखने का। वो जब से आई थी उसने घर को ठीक से ना देखा। वो अपने बर्थडे वाली रात उस घर में आई थी, उसके अगले ही दिन उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। उसके बाद जो हकीकत उसके सामने आई, उसको ये घर देखने का शौक़ ना रहा। ये घर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था, जो कि 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था, इस घर में 10 से ज़्यादा रूम्स थे। एक बड़ा स्विमिंग पूल, काफ़ी खुला और बड़ा गार्डन था, दीवारों के साथ लगे रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे। यहाँ हर रंग, हर नस्ल का पौधा मौजूद था। वो लोग मुसलसल इस पर नज़र रखे हुए थे, जबकि रूह बेनियाजी से पूरे घर को आराम से देख रही थी। वो घर में वापस आई तो उसकी नज़र इस कमरे पर पड़ी, जो अब भी बंद था, और उसकी चाबी यारम के पास थी। उसने वो देखी थी। ये चाबी तब भी यारम के पास भी थी जब वो लोग दूसरे फ्लैट में रहते थे। यारम एक चाबी हमेशा अपने पास रखता था। हनीमून पर भी छोटे से चाकू से उसने उस जानवर को मारा था, वो चाबी उसी चाकू के साथ थी। यारम ने एक बार फिर से इस कमरे का दरवाज़ा ना खोला था। पता नहीं इस कमरे में ऐसा क्या था। घर खुला था, बस ये कमरा लॉक था। पता नहीं यारम ये कमरा लॉक क्यों रखता था। रूह को यकीन हो गया कि मेरी और शिफा अपने अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी हैं, तो वो आराम करने का कहकर अपने कमरे में गई। उन लोगों को बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वह सोना चाहती है। जिस पर शिफा ने मुस्कुराकर कहा, मैम आप आराम करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यस सर, बिल्कुल ठीक हैं, अभी उन्होंने पूरा घर देखा है, आप फ़िक्र ना करें, हम उनका ख़याल रख रहे हैं, शिफा ने बताया। उसने कुछ खाया? यारम ने पूछा। बस सर, उन्होंने अभी लंच ही किया है और कहा है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, वो आराम करना चाहती हैं, शिफा ने बताया। हाँ ठीक है, तुम लोग उसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। यारम ने मुतमईन होकर फ़ोन रखा। आजकल रूह रात को भी सुकून से नहीं सोती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यारम भी यही चाहता था कि रूह आराम करे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। वो इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता था और ना ही किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेने देता। वो जानता था कि रूह आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन इस हकीकत को कबूल कर लेगी कि यारम क्या है। यारम चाह कर भी उससे दूर नहीं रह सकता था, और वो जानता था कि वह रूह को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन इस मामले में वो खुद भी मजबूर था। वो कमरे में आई और छुपाया हुआ फ़ोन निकाला और फ़ोन में मौजूद एक नंबर सेव
था उस पर कॉल करने लगी, जो अगले ही सेकंड उठा ली गई। हेलो रूह, तुम ठीक हो ना? सारम ने कहा। रूह इसके जवाब में कुछ बोल ना पाई। रूह, तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है ना? यारम ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? सारम ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। रूह बस इतना बोली। काश तुम मेरा यकीन कर लेती रूह, मैंने तुम्हें बताया था वो शख्स कैसा है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, एक आम सी लड़की के लिए उसके शोहर की हकीकत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ रूह। मैं समझता हूँ उस वक्त तुम किस तकलीफ़ से गुजर रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुझे ये बताओ तुम कि यारम ने तुम्हें कहाँ रखा है। मैं तुम्हारे फ्लैट में अभी गया था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता। आखिर यारम ने तुम्हें कहाँ रखा है? मैं नहीं जानती कि ये जगह कहाँ है, बस ये एक बहुत बड़ा घर है, रूह ने जवाब दिया। मसूमा शार्फ के साथ तुम्हारे घर जाने वाली थी तुम्हें फ़ोन देने के लिए। हाँ, शायद अब मसूमा मेरी मदद कर सके। वो तुम्हारे घर गई थी ना, उसने अब तक मेरी बहुत मदद की है। अगर मसूमा मेरी हेल्प ना करती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन जब से मसूमा तुम्हारे घर से गई है उसके बाद मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ। उसने बस मुझे मैसेज करके बताया था कि वो फ़ोन तुम तक पहुंचा चुकी है। सारम ने बताया। मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मुझे मेरे घर जाना है। मैं यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, ये इंसान नहीं हैवान है। यारम ने यारम ने मेरे सामने उस आदमी की जान ले ली, वो कहते हुए फूट फूट कर रो रही थी। रो प्लीज़ रोना बंद करो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ से निकालूंगा और आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पाकिस्तान वापस भिजवा दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? रूह ने पूछा। देखो रूह, यहाँ यारम के खिलाफ गवाही कोई नहीं देगा, लेकिन तुमने उसे कत्ल करते हुए देखा है। मैं तुम्हें गवाह के तौर पर अदालत में पेश करना चाहता हूँ, सारम ने उसे समझाते हुए कहा। मैं कैसे? रूह परेशानी से बोली। रूह, तुमने देखा है ना उसने किस तरह से किसी की जान ले ली। मैं जानता हूँ वो शख्स कोई मासूम इंसान ना था, बल्कि वो भी इसी की दुनिया का हैवान था, लेकिन हमारा माशरा एक इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। देखो रूह, यारम को जब मैंने पिछली बार गिरफ़्तार किया था तब उसकी एक वीडियो मेरे हाथ लगी थी जिसमें उसने कुछ लोगों को कत्ल किया था, लेकिन बहुत ही होशियारी से वो वीडियो मुझसे ले लिया गया। वीडियो आज भी उसके पास मौजूद है, वो कभी ऐसी चीज़ ज़ाया नहीं करता। तुम उसके घर में रहती हो, उसके साथ तुम्हें बस वो वीडियो ढूंढना होगा। इस वीडियो के अलावा एक फ़ाइल है जिसमें यारम अपने सारे काले कारनामे सेव रखता है। वो जानता है वो फ़ाइल से फंस सकता है, लेकिन उसकी वजह यह है कि उसी फ़ाइल की वजह से वो दुबई का डॉन है। इसकी वजह से लोग उसे डरते हैं। इस वीडियो में जिस तरह से उसने ब्लेड से उन लोगों को कत्ल किया था, लोग इस चीज़ से डरते हैं। वो वीडियो यारम के सब दुश्मनों के पास मौजूद है, लेकिन हमें कोई नहीं देगा और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि यारम के खिलाफ उठे। वो तुम्हें ढूंढ कर लानी होगी रोह, हम राब्ते में रहेंगे, तुम ये फ़ोन छुपा देना। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा रोह, लेकिन यारम जैसे दरिंदे को सलाहों के पीछे पहुँचाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान भिजवा दूंगा। सारम उसके रोने की आवाज़ सुनकर खामोश नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर नरम पड़ गया तो ड्योल को कभी सज़ा नहीं दिलवा पाएगा। यारम को कुछ होगा तो नहीं, वो बड़ी मुश्किल से अपने अल्फाज कह पाई थी। मेरा यकीन करो रूह, मैं जितनी कम हो सके उतनी सज़ा यारम को दिलवाऊंगा। यकीन करो, सज़ा काटने के बाद जब वो तुम्हारे पास वापस आएगा तो इंसान बन के आएगा, हैवान बन के नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं यारम को फांसी नहीं होने दूंगा। बस इतना कह के सामने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि फांसी का नाम सुनकर रूह के रोंगटे खड़े हो चुके थे। फ़ोन बंद होने के बाद भी रूह काफ़ी देर ऐसे ही रोती रही। क्या वो यारम के साथ इस तरह से कर सकती थी? वो कैसे अपने ही यारम को इस तरह से पुलिस के हवाले कर सकती थी? वो कैसे सारम की बात मानकर वो सबूत ढूंढती? लेकिन ये ज़रूरी भी था। वो सारी ज़िंदगी यारम को एक कत्ल के रूप में नहीं देख सकती थी। उसको एक अच्छा इंसान चाहिए था, एक आम था इंसान। उसे किसी भी तरह से यारम को एक आम जिंदगी देनी थी। सारम ने उससे वादा किया था कि वो इसे फांसी नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करेगा। इंशाल्लाह यारम उसके साथ आम ज़िंदगी गुजारेगा, और यारम को एक आम ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो सारम की बातों को सोचते हुए सबूत को ढूंढने के लिए बाहर आई थी कि नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी। न जाने क्यों उसे यकीन था कि यारम के खिलाफ सबूत उसे इसी कमरे में मिलेगा। वो उस कमरे के करीब आई और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लॉक था। अगर नौकर उसे उस कमरे के करीब देख लेते तो ये खबर भी यारम तक पहुंचा देते। इस वक्त वो दोनों बाहर धूप में बैठी थी। उसे किसी भी तरह यारम से वो चाबी लेनी थी, और उसके लिए उसे यारम के साथ नॉर्मल होना ज़रूरी था। उन लोगों की नज़रों से छुपकर वो वापस अपने कमरे में आ गई। चाबी यारम के पास थी और उसे किसी भी तरीके से वो चाबी यारम से निकलवानी थी।
सारम ठीक कहता था, उसके लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं है। वो यारम से आसानी से वो चाबी ले सकती है। लेकिन सारम ने उसे मना किया था कि वो यारम को बिल्कुल भी शक ना होने दे। वो ये सोच रही थी कि अब वो यारम को शक हुए बगैर कैसे अपना काम करे, जबकि यारम तो इसकी सोच तक पढ़ सकता था। आज इतने दिनों के बाद वो यारम के घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि सवाल अब उनके फ्यूचर का था। वो एक कातिल के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसने किसी भी तरह यारम को सीधे रास्ते पर लाना था। यारम घर आया तो उसे बाहर बैठा देखा। वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया, इस तरह से बाहर अपने इंतज़ार में बैठा देखकर खुश हुआ। न जाने वो इसका इंतज़ार कर रही थी या नहीं, लेकिन बहुत दिनों के बाद उसने उसे इस तरह देखा था। तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? वो ज़रा सी मुस्कुराई। इस बात पर उससे मुस्कुराता देखकर यारम को कुछ अजीब लगा। यारम को यकीन था कि वो रूह को अपनी हकीकत के साथ अपने आप को कबूल करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इतनी जल्दी? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो इसके करीब बैठते हुए मज़ीद पूछने लगा। बहुत बेहतर, वो बहुत थोड़ी सी आवाज़ में बोली थी, लेकिन यारम के लिए ये भी बहुत था। गुड, तबीयत ठीक है तो चलो कहीं बाहर से होके आते हैं। वैसे भी इतने दिनों से यहाँ बोर हो रही हो। चलो डिनर कहीं बाहर करेंगे और फिर एक पुरसकून लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। उसने उसका हाथ थामते हुए अपने लबू से लगाया और साथ ही उठकर खड़ा हो गया। यारम, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे ख्याल में हमें अब नहीं निकलना चाहिए, और वैसे भी अभी मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। रूह ने अपनी तरफ से बहुत एहतियात से कहा था, कहीं उसे शक ना हो जाए, इसीलिए शायद यारम ने और ज़ोर ना दिया। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वो मुस्कुराते हुए उठा। आज उसे वापस नॉर्मल देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसके चेहरे से ही रूह अंदाज़ा लगा सकती कि वो कितना खुश है। आज तो मैं इस तरह से देखकर वैसे भी फ़्रेश हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी फ़्रेश होके आता हूँ जब तक तुम मेरी से कहो कि वो खाना लगाए। वो उसे हदायत देता बेडरूम की तरफ चला गया। जब रूह का सारा ध्यान उसके हाथ पे था, जिसमें उसने एक की चेन पकड़ रखा था, और उसकी चेन में वो इकलौती चाबी थी जिसे यारम हमेशा अपने पास रखता था। खाना आरामदाह माहौल में खाया गया। यारम उसे किसी न किसी बात में लगाए बातें करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो इसकी हर बात का नॉर्मली जवाब देने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो इसके सामने मुस्कुराने में नाकामयाब रही थी। जब अंदर से इंसान उदास हो तो लबों पर चाह कर भी मुस्कुराहट नहीं आती। रूह का भी यही हाल था। बेडरूम में आने के बाद भी यारम काफ़ी देर तक उससे बातें करता रहा। रूह, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देखकर। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम्हें पता है तुम्हारा यारम तुम्हारे बगैर मर जाता। तुमने अपने यारम को बचा लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी तुम्हारे सामने ये सब कुछ नहीं लाऊंगा। जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही रहेगा। तुम सब कुछ भूल जाओ, जो भी हुआ, जो कुछ भी तुमने देखा, इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसका सर अपने सीने पर रखे वो उसे यकीन दिला रहा था, जबकि रूह का ध्यान उसकी बातों पर नहीं, साइड दराज पर रखी उसकी चैन पर था। वह यारम के सोने का इंतज़ार कर रही थी। उसके सोने का इंतज़ार करते करते न जाने कब उसकी आंख लग गई। न जाने रात का कौन सा पहर था। जब उसकी आंख खुली उसने साइड पे देखा जहाँ यारम था ही नहीं। उसे यकीन था कि यारम इसी कमरे में है। उसके पास यही मौका था सब कुछ देखने का। वो जल्दी से बेड से उठकर कमरे से बाहर निकली। उसके अंदाजे के मुताबिक यारम उसी कमरे में था। उसने कमरे के दरवाजे से छुप कर देखना चाहा। कमरे में उसके अलावा कोई और आदमी भी था, मगर न जाने कौन। उसने उस आदमी को पहले कभी यहाँ नहीं देखा था। शायद यारम का कोई साथी उसके गुनाहों में मुलव्विस था, कोई इंसान। जबकि यारम अपने हाथ में ब्लेड पकड़े अपना सर दबा रहा था। तुम तो बाहर आ चुके हो ना? अब तुम्हें विक्रम दादा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए शान। वो मेरा मुजरिम है और मेरे पास है। यारम ने एक नज़र उसे देखते हुए कहा। देखो ड्योल, मत भूलो विक्रम दादा की बहुत एहसान है तुम पर। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए? वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, मेरी बीवी है। वो मेरी मोहब्बत है, और उस आदमी ने मेरी बीवी पर गलत नज़र डाली है। वो सारी ज़िंदगी वहीं रहेगा जहाँ यारम काज़मी उसे रखेगा। तुम्हारे खिलाफ जो सबूत मैंने ढूंढा था वो तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ। अगर जीना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, और जाकर विक्रम दादा की कुर्सी पर बैठ जाओ। अगर उसको ढूंढने निकलोगे तो अपनी पहचान भी खो बैठोगे। मत भूलो, अगर वो वापस आ गया तो तुम्हारी औकात फिर एक कुत्ते जैसी होगी। मैं तुम्हें एक सल्तनत दे रहा हूँ, बादशाही दे रहा हूँ। गुलामी छोड़ो, हुकूमत करो। लेकिन यारम काज़मी से गद्दारी करने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। उसने एक हाथ में पकड़े ब्लेड की तरफ इशारा किया। मैं वो कुर्सी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे वफादार हो। उस कमरे में सिवाय किताबों के और कुछ न था, जबकि फाइल्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लाइब्रेरी थी।
वो यही सोच रही थी कि यहाँ उसे कौन सा सबूत मिलेगा, यहाँ तो किताबों के अलावा कुछ भी ना था। मगर न जाने ये आदमी कौन था, अगर उसे कुछ पता था तो बस इतना कि इसे किडनैप करने वाला भी विक्रम दादा था। वो लोग अभी बैठे वही बातें कर रहे थे, जबकि रूह को उनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। वो खामोशी से दबे पाँव जैसे आई वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद यारम वापस कमरे में आया और उसके करीब आकर लेट गया। वो बिना आवाज़ किए सोती बनी रही। कल का दिन बर्बाद हो चुका था। वो यारम से चाबी हासिल ना कर पाई थी। अब सुबह भी यारम नाश्ता करके जाने लगा था। वो उससे इस तरह से जाने नहीं दे सकती थी। उसे किसी भी तरह से वो चाबी हासिल करनी थी जो इस वक्त यारम की जैकेट की जेब में थी। यारम, उसने बहुत हिम्मत करके उसे पुकारा। वो दरवाजे पर रुक गया और मुस्कुराया और उसके करीब आने का इंतज़ार करने लगा। वो आहिस्ता से चलती उसके करीब आई। यारम जानता था कि रूह ने उसे क्यों पुकारा है। वो मुस्कुराते हुए उसके सामने झुका था। रूह के लिए ये लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे सारम के कहे पर अमल करना ज़रूरी था। वो इसके करीब आई और इसके माथे पर भरोसा दिया और उसे बिल्कुल भी पता चलने दिए बगैर उसकी जेब से चाबी खींच ली। जब अगले ही लम्हे यारम ने उसे अपनी बाहों में लिया। थैंक यू सो मच रूह, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो उसका माथा चूमते हुए बाहर निकल गया, जबकि रूह ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों और दुपट्टे के बीच उसकी चैन वाली चाकू और चाबी को छुपाया था। यारम मुस्कुराता हुआ बाहर आया। वो आज बहुत खुश था। रूह, तुम सारम की बातों में आकर भी मेरे साथ इस तरह से कर रही हो, लेकिन तुम मेरे पास हो और मेरे लिए यही बहुत है। और कोई 2 टके का पुलिस वाला और जासूस मासूमा तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकते कभी भी। तुम भी कितनी भोली हो, किसी की बातों में आ जाती हो, लेकिन मैं हूं ना, तुम्हें किसी की बातों में नहीं आने दूंगा। यारब ने सोचते हुए अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला जहां उसकी चेन गायब थी। यारम सीधा ऑफिस आया था जहां पर हिजर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे मुस्कुराता देखकर हिजर को हैरानगी हुई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यारम बहुत परेशान रहने लगा था। क्या बात है, आज तुम खुश लग रहे हो? हिजर ने पूछा। क्यों भाई, मेरे खुश रहने पर पाबंदी है क्या? यारम ने उल्टा सवाल किया। नहीं, कोई पाबंदी तो नहीं, मगर पिछले कुछ दिनों से तुम काफ़ी परेशान थे, इसलिए पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि वो इंस्पेक्टर मेरी रूह को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने तो उल्टा ही कर दिया। वो तो रूह को मेरे पास ला रहा है। यारम मुस्कुराते हुए बोला। मतलब तुम्हें उसके प्लान के बारे में पता चल गया? प्लान क्या? उसने हिजर से पूछा। उसका प्लान है कि वो रूह को मेरे करीब करके मेरे खिलाफ सारे सबूत रूह के ज़रिए हासिल करेगा। यारम ने मुस्कुराते हुए बताया। आज काफ़ी दिनों के बाद उसके डिम्पल्स आबोताब से चमक रहे थे। मतलब कि रूह का साथ दे रही है। हिजर को बुरा लगा। नहीं हिजर, मेरी रूह बहुत मासूम है। वो सब कुछ मेरे लिए कर रही है। वो मुझे बचाना चाहती है। यारम के लहजे में उसके लिए मोहब्बत थी। लेकिन जोल, तुमने वो फ़ोन उस तक पहुंचने ही क्यों दिया? अगर तुम मासूमा को अपने घर नहीं जाने देते तो वो फ़ोन रूह तक पहुंचता और ना ही सारम से रब्ता कर पाती। तुम नहीं समझोगे हिजर, मैं जानता था। मैं जानना चाहता था कि वो आदमी मेरी रूह को किस हद तक मेरे ख़िलाफ़ कर सकता है। तुम्हें पता है रूह ने क्या किया? इस बेवकूफ़ ने वो मुझसे छुपाने की जगह मेरी ही अलमारी में मेरे ही कपड़ों के नीचे रख दिया। इस बेचारी को तो ठीक से चीज़ें छुपाना भी नहीं आता। उसने वो फ़ोन मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों के नीचे रखा हुआ था। तुमने पूछा नहीं कि वो फ़ोन कहाँ से आया? हिजर ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं यार, बेचारी कंफ्यूज हो जाती। वैसे भी झूठे झूठ बोलते वक्त इतनी काँप रही होती है कि साफ पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है। मगर फिर भी मेरी हिम्मत देखो, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि रूह झूठ बोल रही है। यारम की बात पर हिजर कहका लगाया। आज सुबह उसने बड़ी होशियारी से मेरी जैकेट से की चेन निकाल ली ताकि वो इस रूम में जाकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करे। यारम ने मुस्कुराते हुए बताया। वो तुम्हारे खिलाफ सबूत निकाल सकती है वहाँ से? तुम इतने बेफिक्र कैसे हो? हिजर ने परेशानी से पूछा। परेशान क्यों हो रहे हो? वो कितनी स्मार्ट है, मैं बता तो चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि वहाँ से कुछ निकाल पाएगी? फ़र्ज़ करो सब कुछ उसकी नज़रों के सामने भी होगा, तब भी वो उसे कुछ नहीं ले पाएगा। यारम ने बेफिक्री से बताया। तुम इस बात को मजाक में ले रहे हो, जबकि सच तो ये है कि इसका मासूम दिमाग ये चालाकियाँ सोच ही नहीं सकता। ना तो उसने ऐसी ज़िंदगी जी है और ना ही वो ऐसी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानती है। जान जाएगी, मेरे साथ रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जान जाएगी। जानते हो हिजर, मैंने उसे कहा कि हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, तुम्हें इस सब में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानना चाहती है। अगर उसने सब कुछ जाना है तो मैं उसे सब कुछ ज़रूर बताऊँगा। मेरा भी यही ख्याल है कि उसे पता होना चाहिए कि उसका शौहर क्या चीज़ है, और उसके बाद भी उसे मेरे साथ ही रहना होगा। ये जो उसे लगता है ना कि मुझे अंदर करवा के वो वापस पाकिस्तान चली जाएगी, उसकी गलतफहमी मैं चुटकियों में दूर कर सकता हूँ और करूँगा। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा डील दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में अब उसे पता चल जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले उस सारम को भी उसकी औकात दिखाना ज़रूरी है। उसे लगता है कि मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करके वो मुझे अंदर करवा देगा,
लेकिन वो ये नहीं जानता कि ड्योल के लिए सब बराबर है और ड्योल के कानून में रूह को भी सज़ा मिलेगी। यहाँ पर गलती करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं, चाहे गलती करने वाली मेरी जान ही क्यों ना हो। अगर उसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना हिज़र, तो बहुत पछताएगी। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। वो हिज़र को रूह पर तरस आ रहा था। ज़रा इस जासूस को बुलाना यहाँ, जो हमें बेवकूफ़ समझकर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है। आज उसकी भी गलतफहमी को दूर कर देते हैं, यारम ने कहा। तो हिज़र हाँ में गर्दन हिलाता बाहर निकल गया। चाबी रूह के हाथ लग चुकी थी। मेरी और शिफा उस वक्त बाहर थी, बैठी धूप सेक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज दोनों इस पर नज़र क्यों नहीं रखे हुए। उसने अपने दिमाग से सोचे झटके हुए खुदा का शुक्र अदा किया और इस कमरे में आई। कमरे को अच्छे से अंदर से लॉक किया ताकि कोई अंदर ना आ सके और किसी को शक ना हो। फिर उसने कमरे की तलाशी लेना शुरू की। उसने एक एक फ़ाइल चेक की जिसमें उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। टेबल पर लैपटॉप पड़ा था, शायद उसमें से कुछ मिल जाता। लैपटॉप चलाना उसे नहीं आता था और यारम अपने ख़िलाफ़ ऐसे सबूत जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं वो इस तरह सामने तो नहीं रखेगा। वो बिल्कुल सारम के दिमाग पर चल रही थी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड।